ब्राउजर टैब पे कैशिंग हो रही होगी तुम्हारी इमेज की, मेरे पास भी ना इमेज की कैशिंग होगी। अब वो मैं किस तरीके से करता हूँ वो तुम छोड़ दो उसको। अब जब भी तुम रिफ्रेश करोगे तो अगर लेट्स से तुम क्लियर कैशे भी कर दोगे तो मेरे पास वो इमेज कैश में स्टोर रहेगी जब तक तुम अनटिल अनलेस खुद से जाके उस कैशे को डिलीट ना करो। दूसरा पॉइंट हमारे पास ये हो गया। और तीसरा पॉइंट क्या था? अच्छा, अब आप एक चीज और भी देखेंगे ना, आप लोगों के पास ना ये वीडियोस का जो यूआरएल है वो प्रोवाइड करेंगे। ऑल्ट में क्या चीज प्रोवाइड करते हैं? ऑल्ट किस चीज के लिए यूज होता है? अगर इमेज रेंडर ना हो तो सर्च इंजन को ये चीज पता हो कि भाई जो इमेज यहाँ पर लोड नहीं हुई वो कौन सी थी, और यूजर को भी उसको पता लगता है। अगर मेरी वेबसाइट का कोई लोगो लोड नहीं होता तो मैं यहाँ पे लगा दूंगा, लिख दूंगा कि भाई ये मेरी वेबसाइट का लोगो था जो कि लोड नहीं हुआ, सही। बट यहाँ पर मैं नॉर्मल पिक्चर लगाता हूँ, मैं यहाँ पे ऐसी इमेज लिख देता हूँ, बट ये मीनिंगफुल होना चाहिए। ये आपकी जो वेबसाइट होती है उसकी ऑप्टिमाइजेशन को एसईओ के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, इसमें एक चीज ऐड कर दो, ऑल्ट टैग जो होता है ना, शॉर्ट फॉर्म है ऑल्ट टैग का, सही है। सोर्स तो आपको पता है, आपको इमेज का पार्ट डिफाइन करते हैं जहाँ पे आ गया। ऑल्ट टैग क्या करता है, लेट्स सी किसी वजह से, किसी सूरत हाल की वजह से आपकी इमेज लोड नहीं हुई, तो ऑल्ट टैग क्या करता है, ऑल्टरनेट जिसको कहते हैं, इसमें हम आते हैं आगे लिखा इमेज, तो जहाँ पे अगर इमेज लोड नहीं होगी ना तो उसकी जगह पे लिखा हुआ आ जाएगा इमेज नाम लिखा हुआ आ जाएगा। अगर इमेज की जगह पे मैं हमजा लिख दूंगा तो हमजा लिखा हुआ आ जाएगा, इमेज लोड नहीं होगी। तो ऑल्टरनेट क्या करता है, आपकी लेट्स सी इमेज जेपीईजी टिप फॉर्मेट वेबपी, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट वेबपी। अब ना बहुत सारे फॉर्मेट हैं, जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी, टिफ, बिटमैप का बीएमपी फॉर्मेट होता है, और भी बहुत सारे हैं। इन सब चीजों से मैं फैमिलियर हूँ। अब मसला क्या आता है, सर इमेज तो हर चल रही होती है। अब ना यहाँ पर ब्राउजर की कंपैटिबिलिटी का मसला आता है। ब्राउजर कंपैटिबिलिटी से मुराद सर, एक ब्राउजर जो है ना वो जेपीजी सपोर्ट करता है, पीएनजी सपोर्ट करता है, सही है। आपका मोज़िला और सबसे ज्यादा आपका सफारी ब्राउजर, हमारी जबान में डेवलपर को बोलते हैं इनका रोना धोना बहुत है। रोना धोना किस सेंस में है? ये बालों का टिप्स फॉर्मेट भी सपोर्ट नहीं करते, ना ये बीएमपी फॉर्मेट सपोर्ट करते हैं। ये इतने मसले करते हैं। अगर लेट्स सी आपकी कोई वेबसाइट, आपने उसके ऊपर टिप लगा दी, टिप फॉर्मेट लगा दिया, जेपीईजी लगा दिया, आपका मोज़िला और सफारी सपोर्ट ही नहीं करेगा वो। अब जाकर उन्होंने ब्राउजर की कंपैटिबिलिटी देना शुरू कर दी। तो सफारी सबसे ज्यादा मसला करता है। आपका जो ओएस है ना, आईओएस जो है वो बहुत बंदे को सुसाइडल टेंडेंसीज दे देता है। ये नॉर्मल है। आप क्रोम पे अच्छी चीज चलेगी, एज पे अच्छी चीज चलेगी, मोज़िला पे अच्छी चीज चलेगी, आईओएस आपको बहुत उड़ाता है। तो ये होते हैं ब्राउजर कंपैटिबिलिटीज के इशू कि आपके कुछ फॉर्मेट जो है कुछ ब्राउजर सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ ब्राउजर आपके कुछ फॉर्मेट सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट ने मसला हल कर दिया। नेक्स्ट ने बोला भाई तुम चाहे जेपीजी लगाओ, जेपीईजी लगाओ, पीएनजी लगाओ, मैं एक फॉर्मेट में कवर करूंगा, एक फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा। वो फॉर्मेट ऑल ओवर द ब्राउजर एक ही चलता है, फॉर्मेट जो है वो एक स्टैंडर्ड है, वो फॉर्मेट है वेबपी। अगर आप पीएनजी की इमेज लगा दो ना तो पीएनजी की इमेज जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, अभी हम देखेंगे वेबपी के अंदर। नेक्स्ट जस्ट उसको वेबपी के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तीसरा फायदा हमारे पास ये हो गया। चौथा फायदा ये है, आपको ना इमेज को रिस्पॉन्सिव करना पड़ता है हर डायमेंशन के हिसाब से। मुझे अगर लैपटॉप है, लैपटॉप पे रिस्पॉन्सिव करना है, मैं छोटी स्क्रीन पे जाऊंगा, टैबलेट के लिए रिस्पॉन्सिव करना है, इमेज की मुझे अलग हाइट विड्थ प्रोवाइड करनी है। मैं मोबाइल पे जाऊंगा, अलग हाइट विड्थ प्रोवाइड करनी है। तो क्या हो रहा है कि मुझे हर जगह पे इसको कैटर करना पड़ रहा है। इस मसले को भी नेक्स्ट ने हल इमेज टैग से हल कर दिया। उसने बोला तुम एक दफा इमेज लगा दो, बाकी काम मेरा, मैं खुद तमाम चीजों को हैंडल करूंगा। तो आपको मैंने 4 बेनिफिट बताया। अब मुझे रिमाइंड करें कौन कौन सा बेनिफिट था। पहला, वो इमेज को कंप्रेस कर देता है। दूसरा, वो सेव रखता है कैश को, सही है। तीसरा, वो आपके इमेज फॉर्मेट को वेबपी में कन्वर्ट कर देता है। चौथा, वो आपका जो होता है आपका हर स्क्रीन साइज के हिसाब से रिस्पॉन्सिव करता है। ये 4 है चीजें जिस वजह से हम नेक्स्ट.जेएस के इमेज टैग को यूज करते हैं। बाकी स्टार्ट करते हैं। अब हम देखते हैं सबसे पहले इमेज टैग को यूज करके। अच्छा, एक पब्लिक का फोल्डर बनाते हैं, हमारी आवाम की ख्वाहिश। पब्लिक फोल्डर समझ नहीं आया। पब्लिक फोल्डर बनाना है आपने, ऐप डायरेक्टरी से बाहर निकल जाएगा, सही है।
ऐप डायरेक्टरी से भी बाहर जाना है, पब्लिक फोल्डर बना रहे हैं, उसमें IMG का फोल्डर बना रहे हैं, इमेज का फोल्डर बना रहे हैं, जिस नाम से फोल्डर बना रहे हैं, उसके अंदर हमने दो इमेजेस रखी हैं, demo.png और figma_png। पहले काम करते हैं, बाद में आदमी को लगा के देंगे नॉर्मल इमेज टैग से और देखते हैं क्या क्या मसले आते हैं इसके ऊपर। अच्छा ठीक है, तो रात को मैंने ये सोचा था कि वो अभी इमेज यूज़ करेंगे तो वो ना भी तो IMG यूज़ कर रहे हैं। मसला ये हुआ कि 2-3 केबी से ऊपर की इमेज नहीं मिली। सो ये मेरे कुछ नोट्स के स्क्रीनशॉट्स हैं, इसी काम चलाएंगे। आपकी यूनिवर्सिटी का असाइनमेंट दिखाओ बस, आप इसी काम चलाना पड़ेगा, बाकी फिर हम देख लेंगे कि इसकी ऑप्टिमाइजेशन हम कैसे करेंगे। ये यूनिवर्सिटी का असाइनमेंट है, मेरे पास नहीं चल रहा है। सबसे पहली चीज़, हमारे पास पब्लिक का फोल्डर बना हुआ है और हम जो HTML के अंदर इमेज टैग यूज़ करते थे उसके अंदर हमें दो चीज़ें प्रोवाइड करनी होती हैं। कौन कौन सी बताएं? ठीक है, अच्छा कोई भी इमेज मेरे पास पब्लिक के अंदर हो तो उसका पाथ कैसे प्रोवाइड करते हैं बता सकते हैं? /public पब्लिक क्यों नहीं लिखें? क्योंकि Next.js पब्लिक को एज अ रूट कंसिडर करता है और उसको आपको अपने URL में लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर मैं लिख दूं तो एरर आएगा कोई? इमेज शो नहीं होगी। कौन कौन कह रहे हैं इमेज शो नहीं होगी? हैंड रेज करें। ये लोग हाथ में खाते हैं। अच्छा सही है, बाद में कौन कौन कह रहे हैं शो हो जाएगी? तू बता। बाकी कहाँ है? बाकी न्यूट्रल है, बाकी किसी पार्टी में नहीं है। चलिए, अच्छा पब्लिक के अंदर मैंने एक इमेजेस का फोल्डर बनाया हुआ है। हमारी बेस्ट प्रैक्टिस यही होती है कि हमारी पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर जितनी भी टाइप के हमारे पास एसेट्स हैं वेबसाइट के ऊपर, जैसे हमारे पास ऑडियोज होती हैं, वीडियोज होती हैं, इमेजेस होती हैं, तो हम एक बेस्ट प्रैक्टिस को फॉलो करते हैं कि भाई पब्लिक की डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी हो इमेजेस की। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक इमेजेस की डायरेक्टरी बनाई है और उसके अंदर मेरे पास एक इमेज है demo.png। तो मैंने यहाँ पे लगा दिया कि /demo.png। कंप्लीट हो गया? क्या गलत हो गया? वो तो टेस्टिंग कर रहे हैं ना, उसके अलावा तो सही है। आप लोग कह रहे हैं कि पब्लिक के बगैर अगर लगाता हूँ तो इमेज लोड नहीं होगी। अरे देखते हैं। अच्छा, एक प्रोडक्ट चलाने से पहले बताएं कितने कहना हो जाएगी? हैंड रेज करें। होने वाले बता दो भाई। नहीं होने वाले कितने? हैंड रेज करें। अच्छा बाकी नहीं होंगे, जो हैंड रेज करें ना, फिर वो यहीं पे आके बताएंगे न्यूट्रल क्यों हो, ये न्यूट्रल क्यों हो। अरे भाई आप लोग की कोई जिंदगी मौत का सवाल थोड़ी है, मतलब मौत थोड़ी है। मैं बता दो, नहीं होगा तो फिर मारेंगे थोड़ी। हाँ या ना में बताओ, हाँ या ना। कितने कहना है हाँ हो जाएगी? अगर भाई ये पीछे भी देखे ना। और कितने कह रहे नहीं होगी? हैंड रेज करें। अच्छा न्यूट्रल है उनको उठा लिएगा। अब दिखा देते हैं। नहीं हुई लोड, नहीं हुई लोड। मुझे पता है। अब क्या क्लैप करने हैं प्लीज, इन्होंने सही बात आई। तालियां बजा मेरे लिए। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? हम इसको पब्लिक को हटा देते हैं। ये चेक करते हैं कि भाई इस डिजाइन की स्क्रीन साइज क्या है। तो उसके लिए हम यहाँ पर ये जो मैकबुक एयर 1 लिखा हुआ है नजर आ रहा है, इसके ऊपर जैसे ही मैंने क्लिक किया तो राइट साइड बार के ऊपर कुछ लिखा हुआ है आपके पास। आपको याद नहीं रहेगा। यहाँ पर जो देखिए, सबसे पहले आप लेआउट के अंदर देखिए ना, यहाँ पे लेआउट की हेडिंग है, उसके अंदर क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले है विड्थ। इसकी विड्थ कैसे होती है? हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल? वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल होती है। विड्थ एक्स एक्सिस। ठीक है, और इसकी हाइट क्या है? 832 px। ठीक है, अच्छा मैं अपनी स्क्रीन का साइज चेक करता हूँ भाई। जो ये राइट नाउ स्क्रीन मैंने खोली हुई है, इसका स्क्रीन रेजोल्यूशन क्या है? तो मैं यहाँ पर आगे सीधे लिखूंगा व्हाट इज माय स्क्रीन रेजोल्यूशन। आ जाएगा यार, आपके पास ट्रस्ट द प्रोसेस।
ठीक है। अच्छा, जैसे ही मैंने ये फर्स्ट लिंक के ऊपर क्लिक किया, ये बता रहा है मुझे भाई 1280 बाय 720 और यहाँ पर हाइट क्या आ रही है 832। अब ये जो हाइट है ना, ये मेरी स्क्रीन के हिसाब से नहीं है। आप क्या करें, ऐसे करें, डिजाइनर ने जो बनाया भाई, जो ये मेरी डिवाइस का है ना, सबके लिए थोड़ी है। हम तो जब बनाएंगे रिस्पॉन्सिव डिजाइन बनाएंगे। जब भी डिजाइनर कोई भी डिजाइन बनाता है, वो हर स्क्रीन साइज के लिए अलग से बनाता है। मोबाइल की स्क्रीन का डिजाइन डिजाइनर आपको अलग देगा, टैबलेट की स्क्रीन का डिजाइन डिजाइनर आपको अलग देगा, डिफरेंट हाइट के हिसाब से डिजाइनर आपको वेरिएंट्स अलग प्रोवाइड करेगा। आपने कुछ नहीं सोचना, आपने सिर्फ ये देखना है, डिजाइन को देखना है और उसको कन्वर्ट करना है। क्लियर है? इसमें ना एक चीज मैं ऐड कर रहा हूँ, उसको आप लिख लें क्योंकि आपको वीडियो की बेस पे आगे काम आएगी। सबसे बड़ी जो स्क्रीन होती है ना, वो आपकी होती है 1920 पिक्सल बाय 1080 पिक्सल। ये सबसे बड़ी स्क्रीन है। आपकी जो लार्ज स्क्रीन होती है ना, उनका साइज पे ही होता है और मैक्सिमम आपका डिजाइनर जो है इसी के अंदर रहते हुए डिजाइन करता है। लार्ज स्क्रीन साइज होता है 1920 px बाय यानी मल्टी एक्स आ जाएगा बाय 1080 पिक्सल। ये सबसे बड़ा साइज होता है। सही है? आपके पास स्क्रीन रेजोल्यूशन डिफरेंट होते हैं। सबसे बड़ा साइज जो होता है, अच्छा इससे भी बड़े साइज होते हैं, लेकिन जो हम लोग यूज करते हैं एज ए डेवलपर वे में और जो डिजाइनर यूज करता है, वो 1920 x 1080 पिक्सल। उसको मल्टीप्लाई बोलते हैं, x के अंदर x बोलते हैं बाय 1080 पिक्सल। लिख लिया? दबा दो। अरे यूनिक है क्या बना? सही है। तुम भी देखते हैं यार, शायद दूं कराची में कराची में डायरेक्टरी के अंदर एक और डायरेक्टरी सर्च कर रहा था /public जो मैंने लिखी थी। तो वहां तो हमने सिर्फ डायरेक्ट इमेजेस की डायरेक्टरी बनाई है, तो इस वजह से उसको वहां पे नहीं मिली और उसने क्या शो कराया मुझे, मेरा ऑल्टरनेट टेक्स्ट जो मैंने वहां पर प्रोवाइड किया था। तेरा अगर आप दोबारा देखना चाहें तो इसको दोबारा से देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्या प्रोवाइड किया है, इमेज। यही है। यहाँ पे मेरे पास क्या चीज लिखी हुई है, अन्य का राइम तो ऐसा ही है। रिकॉर्ड हो गई आपकी। इसको वे पे होगी। अबे उसी को यार, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास शो हो रहा है, खुद देखो। नहीं पागल है, नहीं ऑल्टरनेट टेक्स्ट तो शो हो रहा है ना, लगता है मैं देखूंगा। अबे तो फिर ठीक है। तो अब आपको ये चीज क्लियर होगी कि ऑल्टरनेट टेक्स्ट जो होता है हमारे पास, जब भी हमारी इमेज लोड नहीं होती तो एज एन ऑल्टरनेट हमारे पास हमारे ब्राउजर तो ये चाचे का सर ना। सही। अच्छा, अभी हम इस चीज को दोबारा से और ब्रेकडाउन करते हैं। हमारे पास यहाँ पे इमेज आ रही है। अब हम इंस्पेक्ट पे जाके चेक करते हैं, ये जो ऑप्टिमाइजेशन से रिलेटेड हम लोग जो इतनी बातें कर रहे थे भाई, ये चीजें क्या थी कि भाई इमेज कॉम्प्रेस भी करता है Next.js का इमेज टैग, तो IMG टैग करता है कि नहीं करता, हम लोग देख लेते हैं। ठीक है। इंस्पेक्ट एलिमेंट खोलना सबको आता है? आवाज ज्यादा नहीं है, बहुत कम लोगों की आवाज नाश्ता करके नहीं आती है। भाई ये ब्राउजर खुला हुआ है आपके पास, आपने राइट क्लिक करना है, नीचे इंस्पेक्ट लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। हमारे पास ये डेवलपर टूल्स ओपन होगा। यहाँ पर एक एरो नजर आ रहा है आपको? हो रहा है, टाइम ले रहा है। नहीं, आप लोग जैसे सुना हमने उसको भी स्लो कर दिया, आप लोगों ने उसको भी स्लो कर दिया। आ गया। ठीक है, ये एरो नजर आ रहा है अब आपको? इसको हम क्लिक करेंगे ना, तो फिर हम अपनी UI के ऊपर जितने भी हमारे पास एलिमेंट्स हैं हम उनको सेलेक्ट कर सकते हैं। जब उनको हम सिलेक्ट करेंगे तो उनसे रिलेटेड जो भी डेटा हमारे ब्राउजर में मौजूद है वो हमें शो होना शुरू हो जाएगा इन टैब्स के अंदर। अभी मेरे पास यहाँ पर सिर्फ इमेज है। अभी आप ये देख रहे हैं इमेज हाईलाइट भी हो रही है। जब मैं इसको अनक्लिक करता हूँ दोबारा तो यहाँ पर मेरे पास नॉर्मल कर्सर आ रहा है। अभी आएगा कर्सर।
नहीं हो रहे चल आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, हमारे पास रिएक्ट है। रिएक्ट एचटीएमएल में कंपाइल करती है या क्या करती है? रिएक्ट एचटीएमएल में कंपाइल करती है। हाँ चलिए छोड़े भाई, इसका क्या नाम है, आपका जो ब्राउजर है उसके अंदर एचटीएमएल ही चलती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं चलता। और जहाँ पे भी डॉक टाइप एचटीएमएल लिखा हो आपके पास, तो आप समझते हैं कि ये एचटीएमएल है। एचटीएमएल की भी डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, लेकिन हमारे पास जो हम यूज करते हैं स्टैंडर्ड। जैसे ही मैं इसको होवर करता हूँ ना, यहाँ पर जो इमेज टैग है और उसके अंदर जो यूआरएल था, आप इस चीज को देखें कि यहाँ पर मेरा फाइल साइज क्या आ रहा है। नोटिस करें फाइल साइज क्या फाइल साइज नोटिस कर सकते हैं कोई जी? 4.1 MB। 4.3 MB। अच्छा ठीक है, मतलब जो मेरी फाइल का साइज था शायद उतना ही है। देख लेते हैं भाई हमारी फाइल का साइज क्या है। उसने इमेज टैग के साथ डील करना है, सिक्योरिटी बढ़ा दी। इमेज टैग ने क्या किया भाई, जो हमारे पास पहले से ही जो फाइल साइज था ना, उसको भी इंक्रीज कर दिया। अब क्यों? और दूसरी चीज आप ये देखें कि यहाँ पर जो हमारे पास कंटेंट की सोर्स आ रही है यूआरएल के अंदर, वो फॉर्मेट कौन सा है जिसपे हमने दी थी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हम एक और इमेज ऐड करते हैं यहाँ पे और फिर चेक करते हैं कि भाई नेक्स्ट.जेएस का जो इमेज का टैग है वो हमारे पास क्या ऑप्टिमाइजेशन हमें प्रोवाइड करके दे भी रहा है कि नहीं दे रहा है, जो हमने अभी डिस्कस की। अच्छा, ये अब जो इमेज रहेगा ना, ये सब ध्यान से देखना, क्योंकि इसमें कोई पैकेज करने की जरूरत नहीं है, इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट.जेएस स्पेशल खुद दे रही है। तो ये हम लोगों ने कोई बनाया नहीं है, अभी आप बनाया। ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले अपने इमेज को, ये टैग को इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट इमेज। अब देखिए हमारे पास VS कोड में भी इंटेलिजेंस आ रही है, वो क्या कह रहा है, इंपोर्ट इमेज फ्रॉम नेक्स्ट इमेज। ठीक है, उसके बाद हम बस यहाँ पर आते हैं सिंपल, और हमें इस चीज को यूज करना है। आप जैसे इमेज लिखेंगे ना, इंपोर्ट इमेज, तो आपका VS कोड खुद से इंटेलिजेंस दे देगा। आपको सिर्फ ये हिंट रखना है कि आपका जो पाथ बनेगा ना, वो आखिरी का पाथ बनेगा नेक्स्ट/इमेज, इसके अलावा कोई भी पाथ नहीं है। तो ये हिंट है। नेक्स्ट.जेएस का इमेज टैग यूज करना है तो आपके पास एक हिंट आ रहा है, आपको नेक्स्ट/इमेज यूज करना है। अब इसको यूज किस तरीके से करना है अब आप वो देख लें। ठीक है, अच्छा सबसे पहली चीज तो ये कि एक चीज आप लोगों से डिस्कस करनी थी। ये जो हमारे पास है, ये चीज क्या चीज है, ये एक टैग है। ठीक है, अच्छा टैग तो हो गया IMG। ये सोर्स को क्या कहते हैं हम, एट्रीब्यूट। ये होती है हमारे पास एट्रीब्यूट। ये कहाँ पे एग्जिस्ट करती है हमारे पास, HTML के अंदर। ये चीज क्या है हमारे पास, ठीक है, तो ये चीज हमारे पास जो प्रोवाइडेड है नेक्स्ट.जेएस की तरफ से, ये एक कंपोनेंट है जो नेक्स्ट.जेएस ने हमें बना के दे दिया, और उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू रिक्वायर्ड होगी, उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉप्स। प्रॉप। आज हम प्रॉप पास करना सीख रहे हैं। ठीक है, कि भाई प्रॉप को यूज कैसे किया जाता है, हम प्रॉप रिसीव कैसे करते हैं, जब हम प्रॉप पढ़ेंगे जब सीख लेंगे। क्लियर है? कोई भी बंदा ये नहीं बोले कि भाई प्रॉप नहीं पढ़ा। सही है। अच्छा, सबसे पहले क्या चीज रिक्वायर्ड होनी चाहिए इसके अंदर, आप लोग सोच के बताएं भाई। चले ठीक है, Width, height। प्रोवाइड कर दी। सोर्स के अंदर हमने क्या लिया, इमेज के जो टैग के आपके एट्रीब्यूट्स हैं, यहाँ पे आपका उनका नाम क्या हो गया, कंपोनेंट के अंदर प्रॉप्स हो गया। सही है, और सेम नाम से जो आपके एट्रीब्यूट इमेज टैग के अंदर प्रोवाइड होते थे, वो आपके इमेज के कंपोनेंट के अंदर प्रोवाइड है। कुछ भी चेंज नहीं है, अभी आप देखिएगा। अच्छा, उसके बाद मैंने क्या कर दिया यहाँ पे भाई, अपनी एक सोर्स प्रोवाइड कर दी इसको। आफ्टर दैट मुझे क्या चीज लगानी चाहिए इसके अंदर, एक ऑल्ट की प्रॉप भी होनी चाहिए। उसके अंदर मैं लिख देता हूँ नेक्स्ट इमेज।
सही है। अच्छा ये भी हो गई, अब चेक कर लेते हैं कोई। अभी पहले हाइट होती है बता रहा था ना आगे चलेगी ही नहीं, चलेगी अच्छा अब हमारे पास जो हमारी HTML की इमेज थी उसके अंदर हमारे पास सिर्फ दो ही प्रॉपर्टीज हम प्रोवाइड करते थे, एक सोर्स और एक ऑल्टरनेट की जो टेक्स्ट है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट का जो कंपोनेंट है ना इमेज का, इसके अंदर जो ना कुछ और भी प्रॉपर्टीज हैं जो रिक्वायर्ड है हमारे पास। जैसे कि अभी एक हमारे पास आ रहा है, क्या कह रहा है, इमेज विद सोर्स दिस इज मिसिंग रिक्वायर्ड विद प्रॉपर्टी। तो इससे हमें क्या पता चलेगा कि भाई हमें विद भी प्रोवाइड करनी है इमेज की, जब हम इमेज के कंपोनेंट को यूज कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे कितनी विद दे दें, 600 पिक्सल दे दें, 600 px पे नहीं जाएगी, ये देते हैं न्यूमेरिक वैल्यू, तो आप इसको खाली 600 कर दें, ये पिक्सल के आप सब को कन्वर्ट कर देते हैं। आपको यहाँ पे px लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे क्या करोगे, स्ट्रिंग पे भी लिखोगे, आप कंडीशन टाइप ऑपरेटर करोगे, इसको हटा दें, उसकी जगह पे सिर्फ 600 लिख देना। नेक्स्ट खुद से इसको पिक्सल में कन्वर्ट करेगा, उसने एरर देना पे खत्म कर दिया। तो अब देखें एक और एरर आया, अब ये कह रहा है कि भाई मुझे हाइट प्रॉपर्टी भी रिक्वायर्ड है, तो वो हाइट कितनी दे दें, इतनी छोटी 600 भी दे दो, स्क्वायर बॉक्स में ना दिए 600 हमने हाइट और विड्थ भी दे दी। अब देखते हैं, अब हमारी इमेज आएगी थोड़ी देर में, आ गई आगे ये नेक्स्ट जस्ट का इमेज टैग था, बस इतना सा, ये इतना सा इमेज टैग था, बहुत सारे लोग हमें आगे हमारी जर्नी में क्या हेल्प करता है, सारी चीजों का जवाब देते हैं। लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट करते हैं, हम ना थोड़ा सा पीछे चलते हैं। एक बड़ा मशहूर दौर था आपका, जब ना आपकी ना रिएक्ट आई थी, ना नेक्स्ट आई थी, ना गेट्सबी आई थी, ना कोई दूसरा फ्रेमवर्क आया था ना। ओल्ड HTML CSS का जमाना चल रहा था, सही है। और एक बड़ी मशहूर कंपनी थी ने उसने यहाँ पे पाकिस्तान में इस चीज को इंट्रोड्यूस कराया था, मैं नाम नहीं ले रहा उसका, सही है। अब वो बंद हो रही है, सही है। आपको ना शुरू से बाहर का अब्रॉड का माइंडसेट क्या था? अब्रॉड का माइंडसेट ये था कि आपके पास दो पोजीशन होती है, एक पोजीशन होती है UI UX इंजीनियर की, सही है, एक पोजीशन होती है UI UX डिजाइनर की। अब सबसे पहले पोजीशन का डिफरेंस समझिए। डिजाइनर से आपको पता हो गया, एक बंदा जो है जो वेबसाइट का मॉकअप डिजाइन करता है, इसको हम कहते हैं मॉकअप, वो पूरा का पूरा एक मॉकअप डिजाइन कर रहा है, सही है। वो डिजाइन कर रहा है आपका कि क्या क्या आपका किस तरीके से आपका हेडर बनेगा, किस तरीके से आपका फोल्डर बनेगा, किस तरीके से आपके बीच के सेक्शन बनेंगे, यानी वो डिजाइन कर रहा है, ना कि कोड कर रहा है। इसको कहते हैं हम UI UX डिजाइनर। एक बंदा वो है जो इस डिजाइन को कन्वर्ट कर रहा है आपके जावा HTML के कोड के अंदर, इसको हम क्या कहते हैं, UI UX इंजीनियर। दोनों का फर्क क्लियर हो गया, ठीक है। शुरू में जब आपका फिग्मा नहीं था, XD नहीं था, तो बहुत पहले 2012 से ये काम चलता हुआ आ रहा है। अच्छा 2012 तो मैं अभी बोल रहा हूँ, जब से मैंने इस चीज को सर्च आउट करना शुरू करा है, इससे बहुत पहले से काम चलता हुआ आ रहा है। सबसे पहला जो टूल यूज होता था ना वो होता था Adobe Photoshop, कि आपका UI UX डिजाइनिंग के लिए जो यूज होता था उस टूल का नाम क्या था आपका Adobe Photoshop। जिस तरीके से आपको सर अमीन आलम ने कुछ फिग्मा के मॉकअप दिखाए थे, सही है, जो आपने आई गेस देखा होगा उनके ग्रुप्स के ऊपर। ये सारे मॉकअप्स होते हैं ना, मॉकअप्स के बाद मॉकअप्स के अंदर आपका पूरा डिजाइन होता है, जिसके अंदर आपकी पूरी HTML यानी डिजाइन होता है, जिसमें आपकी पूरी पूरी बताई जाती है कि HTML CSS किस तरीके से डिजाइन करना है। ये पहले फोटोशॉप पे होता था। फोटोशॉप से पहले के जो बंदे होते थे वो बहुत ज्यादा जबरदस्त होते थे, क्योंकि आपका फोटोशॉप इतना ज्यादा इंटेलिजेंस नहीं देता था, आप एक चीज को पकड़ते थे, बनाते थे जाके, सही है। आहिस्ता आहिस्ता आपकी ईयर बाय ईयर चेंज होता गया। आपका कोविड का टाइम आया, अच्छा उस टाइम पे फील्ड ना अलग अलग होती थी। UI UX डिजाइनर हमने समझ लिया वो सिर्फ डिजाइन करता था,
इंजीनियर का काम क्या होता था? इंजीनियर ये करता था कि वो जो आपको डिजाइन मिलता था उसको HTML में कन्वर्ट कर देता, उसका काम यहाँ पे खत्म हो जाता था। अब आ गया कोविड 19 आ गया, सबको याद है। कोविड 19 के अंदर ड्रास्टिकली चेंजेस आ गए। अब जो UI UX इंजीनियर करके उसका काम खत्म हो जाता था ना कि भाई उसके बाद जो उसकी फंक्शनैलिटी क्लिक करो तो कोई एक नई फंक्शनैलिटी परफॉर्म हो, तो उसको हम कोविड 19 से पहले कहते थे फ्रंट एंड इंजीनियर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सही है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहते थे आई गेस, ज़्यादातर मुझे याद है। कोविड 19 के बाद ना अचानक से पूरा का पूरा ना सिनेरियो चेंज हो गया। अब UI UX इंजीनियर का काम ना ये हो गया और फ्रंट एंड इंजीनियर यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की एक नई फील्ड निकल कर आई जिसको हम आसान ज़बान में बोलते हैं फ्रंट एंड इंजीनियर। अब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? डिजाइनर का काम सिर्फ डिजाइन करना है। अब इस फ्रंट एंड इंजीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, जिसको कोई भी डिजाइन मिलेगा एडोबी फोटोशॉप से, फिग्मा से, XD से, वो इसको सबसे पहले HTML कोड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। उसके बाद उसकी वो फंक्शनैलिटी भी लिखेगा, यानी उसकी फंक्शनैलिटी क्या है? वो बटन पे क्लिक करे तो कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म हो, कोई क्लिक करके राउट के ऊपर नेविगेट कर रहा है। तो ये सारी चेंजेस जो आई हैं ये आपके कोविड के बाद से एक अचानक से फास्ट पेस शुरू हो गया। यहाँ तक आपको चीजें क्लियर हो गई हैं? सबसे पहला टूल हमारे पास एडोबी फोटोशॉप था। मैक के अंदर हमारे पास एक टूल यूज होता था स्केच, इसके ऊपर पूरे के पूरे डिजाइन बनते थे। आहिस्ता आहिस्ता तरक्की करते 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 हमारे पास एडोबी फोटोशॉप ने एक टूल निकाला था InDesign। अच्छा, InDesign को इतना खास और पॉपुलर टूल नहीं है, वो बेसिकली प्रिंटिंग के लिए भी यूज हो रहा होता था, लेकिन उसके साथ साथ वो ये वेब डिजाइनिंग के लिए भी यूज होता था, लेकिन मिनिमल वे में यूज होता था। लेकिन जब आपकी डिमांड बढ़ी तो एडोबी फोटोशॉप ने एक और टूल निकाला। एडोबी फोटोशॉप ने एक टूल निकाला एडोबी XD। XD का पर्पस ही यही था कि वो आपकी वेब डिजाइनिंग के कि आप ना थोड़ा सा डिजाइनर पर्सपेक्टिव पे सोचें कि आप एक नॉर्मली वेबसाइट तो बना रहे हैं, बट एक वेबसाइट के लेआउट को भी समझने की कोशिश करें, क्योंकि जब भी आपके पास कोई भी डिज़ाइन आएगा, आपने ये नहीं करना कि भाई डिज़ाइन देखते ही फौरन बस खोला और जो है शुरू होगा div HTML ये वो बनाना और बड़ा बड़ा करके रख दिया। हाँ, आप लोगों ने क्या करना है? डिजाइन को देख के आप लोगों ने ना उसका लेआउट समझना है कि भाई इसका लेआउट है क्या। आप जैसे ही मैंने इस स्क्रीन को देखा तो मुझे इसको देख के भाई क्या समझ में आया? लग गया है, इसके ऊपर सबसे पहले एक हेडर लगा है, लग गया है। जो नजर नहीं आ रहा, डिजाइनर की नजर से देखे, मैं अभी आपको बोल रहा हूँ ना, है आ रहा है ना वो लाइट ब्लू। सर इसको देख के एक ही चीज समझ में आ रही है, हमारे हीरो सेक्शन के अंदर कि एक हमारे पास डिव है, ठीक है, एक डिव है ना ये वाली है मैं बोल रहा हूँ ना, आप डिजाइनर की नजर से देख रहे हो। सही है। फिर उसके अंदर दो अलग कंटेंट है, एक लेफ्ट साइड कंटेंट है और एक राइट साइड का कंटेंट है। सही है। तो लेफ्ट साइड और राइट साइड क्या है? वो भी एक डिव है, एक लेफ्ट साइड की डिव हो गई, राइट साइड की डिव हो गई। हीरो सेक्शन ये वेलकम टू, हाँ, हेडर के बाद वाला पूरा फुटर से पहले तक पूरा हीरो राइट सेक्शन। साइड का लेआउट खत्म हो गया। अब लेफ्ट साइड के अंदर क्या क्या है हमारे पास? मालिक लेफ्ट पे है क्या? दूसरा पैराग्राफ है, एक बटन है, बटन है। बटन। तो कोई डिवाइस करा सकता है भाई कि हमारे पास हमारे इस डिजाइन के लेआउट में क्या क्या चीजें हैं। नंबर 1 हेडर, उसके बाद मेन डिव है, फिर उसके अंदर दो चाइल्ड डिव है। चाइल्ड डिव कौन कौन सी है? एक लेफ्ट और दूसरा राइट। राइट वाली खत्म, उसके अंदर कुछ भी नहीं, उसके अंदर एक इमेज आ जाएगी। उसके अंदर लेफ्ट वाली भी आ जाए तो उसके अंदर तीन चीजें कौन कौन सी हैं? हेडर, पैराग्राफ और बटन। आप डिजाइनर की नजर से देख रहे हैं, आप देख रहे हैं आपको डिजाइनर की नजर। अच्छा, इसके ऊपर जो है ना डिजाइनर की नजर, मैं क्यों बोलता हूँ, हमारे ना डिजाइनर अलग बैठते हैं, उसने एक वेबसाइट बना के दी। अच्छा, मुझे ना एनिमेशन का भी शौक था और पहले जो मैं UI UX इंजीनियर, मेरी पहली डेजिग्नेशन थी, उसमें ना एनिमेशन करता था। एनिमेशन भी ऐसी कि स्क्रॉल के ऊपर आपकी पूरी की पूरी एनिमेशन चल रही होती है। तो ना, अच्छा, ये काम मैंने सीखा था, हमारे लीड थे उधर भाई से सीखा था ना, और वो काम सिर्फ ना ऐसा था कि 2-3 बंदे ही करते थे। अब मैं कोडर में आया, वो भी ना उसमें भी कोई हाथ नहीं डालता था। अब मेरे पास एक प्रोजेक्ट आया ना, अब वो प्रोजेक्ट में ना स्क्रॉल